नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियां देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, परीक्षाओं के नजरिए से ये जो अनुसूचियां हैं ना, ये बहुत ही ठोस और स्कोरिंग हिस्सा होती हैं। हाँ, मतलब अगर ट्रिक्स पता हो तो आसानी से नंबर पक्के किए जा सकते हैं। एकदम सही। आज हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे कॉग्निटिव शॉर्टकट्स या ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है जिससे एग्जाम के प्रेशर में भी आप कुछ न भूलें। तो बिना किसी देरी के सीधे पहली अनुसूची से शुरू करते हैं। इसमें 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का जिक्र है। राइट। और इसका लॉजिक बहुत सीधा है। मतलब कोई भी देश सबसे पहले किस चीज से बनता है? अपने राज्यों और सीमाओं से। एग्जैक्टली। इसलिए नंबर 1 पर हमेशा भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश ही आएंगे। बिना जमीन के तो कोई कानून बन नहीं सकता ना। बिल्कुल सही बात है। अब जब जमीन और सीमाएं तय हो गई तो देश चलाने के लिए पदाधिकारी चाहिए। यहां से आती है दूसरी और तीसरी अनुसूची। हाँ, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों और CAG जैसे पदों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। और तीसरी अनुसूची में मंत्रियों और न्यायाधीशों की शपथ का जिक्र है। जी। लेकिन देखिए, अक्सर परीक्षाओं में हम अनुसूची 2 और 3 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले शपथ थी या वेतन। ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। इसे दूर करने के लिए एक मजेदार और प्रैक्टिकल तरीका है। इसे ऐसे सोचिए, लोग पहले नौकरी में क्या देखते हैं? सीधी सी बात है, वेतन ही देखते हैं। बिल्कुल। लोग पहले वेतन यानी अनुसूची 2 देखते हैं और उसके बाद ही पद की शपथ जो अनुसूची 3 है वो लेते हैं। अरे वाह, मतलब पहले पैसा पक्का करो फिर कसम खाओ। हाँ, और वेतन के लिए एक और मजेदार ट्रिक है। 2 से याद रखिए, 2 नंबर का पैसा। अच्छा। यहाँ मतलब भ्रष्टाचार से नहीं है, बस याद रखने की ट्रिक है कि वेतन अनुसूची 2 में है। ये तो कभी नहीं भूलेगा। और शपथ के लिए भी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। शपथ शब्द को ध्यान से देखिए। हाँ। श-प-थ। इसमें कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। बस 3 अक्षर, मतलब तीसरी अनुसूची। क्या बात है, श-प-थ 3 अक्षर। ये तो बहुत ही सॉलिड ट्रिक है। अब आगे बढ़ते हैं चौथी अनुसूची पर। हाँ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बताया गया है। मतलब किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे। राइट। और इसे याद रखना भी बहुत आसान है। हम कहते हैं ना कि 4 दिशाओं से लोग आ रहे हैं। हाँ, मतलब चारों दिशाओं से लोग चुनकर राज्यसभा में आते हैं। तो 4 दिशाएं मतलब चौथी अनुसूची। नाइस। 4 दिशाओं से राज्यसभा में एंट्री। अब थोड़ा उस हिस्से पर आते हैं जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। आप जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कर रहे हैं ना? अनुसूची 5 और 6। एग्जैक्टली। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। और इसे याद रखने का विजुअल शॉर्टकट बहुत बढ़िया है। अनुसूचित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड, बिल्कुल। और शेड्यूल्ड का जो पहला अक्षर है S, वो दिखने में गणित के किस नंबर जैसा लगता है? अरे हाँ, S तो बिल्कुल 5 की तरह दिखता है। बस यही ट्रिक है। S से 5 यानी 5वीं अनुसूची। ये तो बहुत ही क्रिएटिव है। S दिखता है 5 जैसा। लेकिन छठी अनुसूची भी तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए ही है। हाँ, लेकिन छठी अनुसूची विशेष रूप से सिर्फ 4 राज्यों के लिए है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसे याद रखने की ट्रिक AMTM है। राइट। A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। लेकिन एक मिनट, एग्जाम में तो ऑप्शन में अक्सर मणिपुर भी दे देते हैं फंसाने के लिए। बिल्कुल देते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। तो एग्जाम के प्रेशर में कैसे याद रखें कि AMTM में मणिपुर नहीं है? देखिए, बहुत ही मजेदार लॉजिक है। मणिपुर शब्द में क्या छिपा है? मणि। हाँ, मणि यानी कीमती पत्थर। एग्जैक्टली। तो आप इसे ऐसे याद रखिए कि मणिपुर के पास पहले से ही अपनी मणि है, इसलिए उसे छठी अनुसूची के इस विशेष संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी। ओहो, मणिपुर के पास मणि है इसलिए वो AMTM में नहीं है। ये तो एकदम अचूक ट्रिक है। बिल्कुल। ऑप्शन में मणिपुर दिखे तो तुरंत क्रॉस कर देना है। परफेक्ट। अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। हाँ, और इसकी ट्रिक भी इसके नाम में ही है। साथ मतलब साथ मिलकर काम करना। एकदम सही। केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम करें, इसलिए शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 हैं, जैसे रक्षा, विदेशी मामले। और राज्य सूची में 66 से 61 हो गए हैं, जैसे पुलिस और कृषि। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें 47 से बढ़कर 52 विषय हो गए हैं, जैसे शिक्षा और वन। ये समवर्ती सूची मुझे एक जॉइंट बैंक अकाउंट की तरह लगती है, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन अगर दोनों में विवाद हो जाए, मान लीजिए केंद्र और राज्य दोनों ने एक ही विषय में कानून बना दिया, तो किसकी चलेगी? देखिए, एग्जाम का ये सीधा फैक्ट है। अगर विवाद होता है तो घर के मुखिया यानी केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। अच्छा, मतलब राज्य का कानून अपने आप खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्लियर। अब 8वीं अनुसूची पर आते हैं, जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। इसे याद रखने की ट्रिक है 8 से पाठ। पाठ यानी पढ़ाई, और पाठ किसी न किसी भाषा में ही होता है। 8 से पाठ और पाठ से भाषा। गुड। लेकिन शुरुआत में तो सिर्फ 14 भाषाएं थी ना? हाँ, बाकी की भाषाएं संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ी गई, और यही सबसे बड़ा गणित का जादू है। जादू? कैसा जादू? देखिए, 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी जुड़ी। ठीक है, 21वां संशोधन। और 1992 में 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ी। ओके, 71वां। अब आप 21 और 71 को जोड़ दीजिए। 21 + 71, ये तो 92 हुआ। एग्जैक्टली। और भाषाओं का तीसरा संशोधन 2003 में 92वां संशोधन ही था, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जोड़ी गई। वेट, सच में? 21 + 71 = 92? ये तो माइंड ब्लोइंग गणितीय ट्रिक है ना? इससे आपको तीनों संशोधन एक साथ याद हो जाएंगे। ये तो बहुत काम की चीज है। तो ये हो गई मूल संविधान की 8 अनुसूचियां। अब बाद में जो 4 जोड़ी गई, उनकी बात करते हैं। हाँ, 9वीं अनुसूची पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। ये संपत्ति अधिग्रहण या भूमि सुधार से जुड़ी है। और इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? 9 का मतलब अंग्रेजी का नो। मतलब शुरुआत में कह दिया गया था कि इस अनुसूची के कानूनों को कोर्ट में चैलेंज करने के लिए सीधा नो है। आपने कहा नो, यानी इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या आज भी यही नियम है? यही तो सिविल सेवा का सबसे हॉट क्वेश्चन है। देखिए, 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया। अच्छा, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो 9वीं अनुसूची के कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। मतलब अब वो पुराना वाला नो पूरी तरह से लागू नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब कोर्ट उस तिजोरी को खोलकर चेक कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। अब आते हैं 10वीं अनुसूची पर, जो 52वें संशोधन 1985 से आई। ये दल बदल से जुड़ी है। और इसकी ट्रिक सबसे आसान है, 10 से दल बदल। एकदम सही, 10 से दल बदल। सीधी राइमिंग है। 10 से दल बदल। परफेक्ट। अब बस 2 बची हैं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। दोनों 1993 में आई। हाँ, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन से आई, जिसमें पंचायती राज है। इसके पास 29 विषय हैं। 29 विषय। और इसकी ट्रिक? देखिए, 11 मतलब 1 और 1 11। जब गांव के लोग एकजुट होकर 1 और 1 11 होंगे, तभी गांव का विकास होगा। 1 और 1 11 होकर गांव का विकास करना। बहुत ही बढ़िया। और 12वीं अनुसूची? वो 74वें संशोधन से आई। इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं। मतलब गांव के बाद शहर की बारी? बिल्कुल, 11 में गांव और 12 में शहर। तो इस पूरी चर्चा से एक बात समझ आती है। 8 अनुसूचियों से शुरू होकर भूमि सुधार, राजनीति की सफाई और अंत में पंचायत और नगर पालिका तक। हाँ, विकास का एक पूरा क्रम है। बिल्कुल। हमारा संविधान कोई रटने वाली किताब नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ आगे बढ़ा है। और ट्रिक्स के जरिए इन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों को विस्तार से समझा। आशा है आपको ये ट्रिक्स एग्जाम में जरूर काम आएंगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।